Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the Grammar of Science where science meets its grammar. Dear students, आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 17 इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लेक्चर नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं असेसमेंट फ्रेमवर्क को। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपने प्रीवियस लेक्चर की, लेक्चर नंबर 2 की, तो उस लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था जिसमें हमने देखा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर एंड लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को। इसके साथ हम देखेंगे फंक्शन ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर इन अ सर्किट और साथ में इसकी डेरिवेशन भी करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल स्टडी जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कलर कोड फॉर रेजिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक पॉइंट है, ये जो एक टॉपिक है कि कैलकुलेट करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये बेसिकली न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा और आप इस काबिल हो जाएंगे कि किस तरह आपने करंट, वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू को किसी सर्किट के अंदर कैलकुलेट करना है। ये जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन को, तो इसको हम न्यूमेरिकल में कवर करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये आपकी बुक में कैसे गिवन है, कहाँ गिवन है, इसको हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपकी बुक की बात करें तो आपकी बुक में ये आर्टिकल 17.2 रजिस्टर के नाम से है। इसको आज के इस लेक्चर में देखेंगे और 17.3 टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, सारी टाइप्स को डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट उसका इंट्रो लेंगे, लेकिन डिटेल में उन्हीं की स्टडी करेंगे जो फ्रेमवर्क, असेसमेंट ऑफ फ्रेमवर्क के अंदर मेंशन है। तो अब हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं 17.2 आर्टिकल को, विच इज अबाउट रजिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर्स मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं और ये जो टाइप्स हैं ये बेस कर रही हैं इनके फंक्शंस के ऊपर। हर एक रजिस्टर का डिफरेंट फंक्शन है, इस वजह से ये डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल हैं। मेन अगर हम रजिस्टर को डिफाइन करें कि रजिस्टर है क्या, तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट अपोजेस और लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेन काम इन सब रजिस्टर का यही है कि ये अपोज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट को लिमिट्स कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को रोक लेते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। जब ये ऐसा करते हैं तो इस दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। इसके साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रजिस्टर के बारे में ये है कि रजिस्टर आर कंसिडर्ड पैसिव एलिमेंट। ये पैसिव कंपोनेंट या फिर पैसिव एलिमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। पैसिव क्यों कहते हैं? पैसिव इस वजह से कहते हैं बिकॉज दे कंज्यूम एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं लाइक बैटरी और सेल, उसको हम कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट और एक्टिव डिवाइसेस। लेकिन रेजिस्टर को जो हम पैसिव इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इसके साथ साथ दे रेगुलेटिंग द ओवरऑल पावर फ्लो विद इन द सर्किट। सर्किट के अंदर ओवरऑल पावर फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं। अब अगर हम इनकी कंस्ट्रक्शन को देख लें तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो एक कॉमन रजिस्टर है, ये कार्बन फिल्म रजिस्टर्स हैं, अवेलेबल हैं। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स भी है अवेलेबल हैं, लेकिन जो कॉमन हम इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किट के अंदर यूज करते हैं रजिस्टर, वो ये कार्बन फिल्म रजिस्टर ही हैं। अच्छा, ये जो कार्बन फिल्म रजिस्टर हैं इसमें एक सिरामिक कोर होती है और इस सिरामिक कोर के ऊपर क्रिस्टलाइन कार्बन की एक लेयर जो है वो चढ़ी होती है। ये इनकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ आपने इस तरह से लिखना है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रजिस्टर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ सिरामिक कोर ऑन विच थिन लेयर ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन इज डिपॉजिट। अब अगर हम इनके फंक्शन की तरफ जाएं कि रजिस्टर का फंक्शन क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, तो डिफरेंट फंक्शंस हैं रजिस्टर्स के। एक फंक्शन इसका कंट्रोल करंट, करंट को कंट्रोल करना। इसको इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके साथ डिवाइड वोल्टेज, वोल्टेज को डिवाइड करना। जैसे अगर बायर वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, 20 वोल्ट आ रही है, तो हम उसको कम कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, 10 वोल्ट पर ले जाएंगे, 8 वोल्ट पर ले जाएंगे, तो वोल्टेज को डिवाइड करना ये रजिस्टर का काम है।
इसके साथ ये प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव डिवाइसेस को, जिसमें एलईडीज हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, इनको प्रोटेक्शन के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। और हीट जनरेट करता है डिफरेंट अप्लाइंसेस के अंदर, जिसमें हीटर है या फिर टोस्टर है। तो ये वो इसके फंक्शंस हैं, कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं जिसकी वजह से हम रजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने जस्ट देखना है कि रजिस्टर क्या है, और मेन चीज़ दूसरी जो आपने याद रखनी है वो फंक्शन ऑफ रजिस्टर। ये दोनों चीज़ें आपने इनको याद भी रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन कह लें जो कि आपके असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंदर मेंशन है कि जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कलर कोड्स फॉर रजिस्टर। अब ये जो कलर कोड्स हैं रजिस्टर के ऊपर, इसको हमने किस तरह से स्टडी करना है, इसको देखते हैं। तो देखें, यहाँ कलर कोड को हम किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। तो डिफरेंट कलर बैंड्स होते हैं रजिस्टर के ऊपर, और इसकी मदद से हम किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि ये जो रजिस्टर है ये कितनी रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है। तो यहाँ देखिए 4 कलर बैंड्स हैं। अच्छा, ये कलर बैंड्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो रजिस्टर है इसके ऊपर 4 कलर बैंड्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, इन 4 कलर बैंड्स में से हमेशा जो एक बैंड होगा ये गोल्ड या फिर सिल्वर कलर का होगा। गोल्ड और सिल्वर कलर का जो बैंड होगा इसको हमेशा आपने राइट साइड पर रखना है, और ये एक अलग थलग बैंड है बाकियों से। ये बेसिकली टॉलरेंस का बैंड होता है, जो टॉलरेंस बताता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी अप एंड डाउन हो सकती है किसी रेजिस्टर के अंदर। तो इसको आपने इस तरह से ग्रिप करना है, इसको इस तरह से पिक करना है, उठाना है, इसकी वैल्यू को इस तरह से रीड करना है कि ये जो टॉलरेंस बैंड है जो कि गोल्ड या फिर सिल्वर कलर का है, ये राइट साइड पर हमेशा प्लेस होना चाहिए। ये राइट साइड पर होना चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो टॉलरेंस बैंड इधर चला जाएगा। देखिए, बाकी कलर इस तरह के नहीं है, बाकी कोई भी कलर जो है वो गोल्ड या फिर सिल्वर कलर का नहीं है। तो गोल्ड और सिल्वर कलर हमेशा राइट साइड पर प्लेस होना चाहिए, और ये टॉलरेंस का बैंड होगा। अच्छा, ये 2 ही टॉलरेंस के बैंड हैं। अगर गोल्ड होगा तो दैट मीन ये 5% ऑफर कर रहा है टॉलरेंस, और अगर यहाँ सिल्वर कलर हुआ तो ये दैट मीन ये 10% जो है वो टॉलरेंस को ऑफर कर रहा है। अच्छा, ये देखें, ये जो 3 बैंड्स हैं, इन 3 बैंड, एक और चीज भी है कि ये जो टॉलरेंस बैंड है ना, इसका दूसरे बैंड से जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज्यादा होगा। बाकी तीनों इकट्ठे होंगे, साथ साथ होंगे, आप पता चल जाएगा कि ये टॉलरेंस बैंड है, और ये हमने राइट साइड पर करना है। अच्छा, ये जो पहले 2 बैंड है ये हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे, और जो तीसरा बैंड है ये हमें आइडेंटिफिकेशन देगा अबाउट मल्टीप्लायर। अच्छा, फर्स्ट कलर क्या है इसका? फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये है जी येलो। तो येलो जो है दैट मीन ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखें, ये एक हमारे पास टेबल है जिसके अंदर कलर्स हैं, और हर कलर के क्रॉसपोंडिंग एक नंबर है। तो येलो जो है, इसको अभी मैं बताऊंगा आपको, एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, वो ट्रिक यहाँ ओपन कर लेते हैं। ये ट्रिक है जी, वो ट्रिक ये है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। अब ये देखें, यहाँ बी आ रहा है, दैट मीन पहला कलर ब्लैक है, फिर बी आ रहा है, दैट मीन जो दूसरा कलर है वो ब्राउन है, फिर आर आ रहा है तो दैट मीन रेड है, नेक्स्ट ओ है ऑरेंज, वाई स्टैंड फॉर येलो, जी स्टैंड फॉर ग्रीन, एंड ब्रिटेन बी स्टैंड फॉर ब्लू। तो ये जो है डिफरेंट हमारे पास कलर्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। इस ट्रिक को आपने याद रखना है, तो डिफरेंट कलर्स आप ऐसे प्लॉट कर लें। अब पहले कलर को 0 दे दें, नंबरिंग दे दें ऐसे, दूसरे कलर को 1 2 3, यानी इसको याद रखने का एक मेथड है। वैसे तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कुछ एग्जाम में इससे कुछ इस तरह से वो आपको देगा, लेकिन खैर आपने याद रखना है क्योंकि हायर स्टडीज में ये काम आने वाला है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो वहाँ आपको एक रजिस्टर दे दिया जाएगा, तो उस रजिस्टर की वैल्यू आपको पता हो कि ये रजिस्टर जो है ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। इसको स्टडी करने के बाद हमें ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि जो रजिस्टर है वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अच्छा, यहाँ हम थे कि जो फर्स्ट कलर है ये हमें बताएगा फर्स्ट डिजिट के बारे में, जो कि येलो है, दैट मीन 4। ये देखें, हमने यहाँ 4 लिख दिया। सेकंड जो कलर है ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और ये है वायलेट। वायलेट किसके लिए होता है जी? 7 के लिए, तो 4 7 हम लिख दिया। ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कलर होता है ये मल्टीप्लायर है।
थर्ड कलर मल्टीप्लायर है और मल्टीप्लाई का कलर जो है वो रेड है, तो रेड का मतलब है 2, मतलब 10⁻²। आप इसका मल्टीप्लाई करना है 47 को 10⁻² से, यानी 100 से, तो ये हो जाएगा 4700 ओम इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये हमने सबसे पहले देखा था कि इसका जो कलर था टॉलरेंस बैंड का वो 5 गोल्ड था, दैट मीन ये 5% जो है वो टॉलरेंस इसके अंदर है। अच्छा, 5% टॉलरेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस 4700 ओम है, तो 5% फ्लक्चुएट हो सकती है। 5% आप इसका निकालें ना, 5% ऑफ 4700 कितना बनता है? आई थिंक 235। मैंने इसको कैलकुलेट किया था, मुझे भी थोड़ा याद आ रहा है, 235 बनता है। दैट मीन इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी, एग्जैक्ट 4700 नहीं रहेगी। कभी ये 235 ऊपर चली जाएगी, कभी ये नीचे माइनस में चली जाएगी, इसका ये मतलब है। तो आई होप सो कि आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कलर। इन कलर्स की मदद से हमने किस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इन कलर्स के नंबरिंग क्या है वो आप इसको याद रखें, इस ट्रिक को, तो वो आपको याद हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें ये लिखना भी आता हो। देखें, अब स्टेप बाय स्टेप रीडिंग मेथड है। क्या है जी? होल्ड द रजिस्टर सो दैट टॉलरेंस बैंड इज ऑन द राइट। अपने रजिस्टर को इस तरह से होल्ड करना है कि टॉलरेंस बैंड राइट साइड पर आए। टॉलरेंस बैंड इज यूजुअली गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन और मिसिंग। अच्छा, टॉलरेंस बैंड डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं। यहाँ आपकी बुक में सिर्फ गोल्ड और सिल्वर था, तो मैंने गोल्ड और सिल्वर, यहाँ कह रहे हैं कि ब्राउन कलर में भी हो सकता है, तो इसको आप निकाल दें। मिसिंग कह रहे हैं कि नहीं भी हो सकता, इस चीज़ को आप खैर निकाल दें इसमें से। रीड बैंड लेफ्ट टू राइट। अब ये जो बैंड्स हैं, डिफरेंट कलर बैंड्स, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करना है। अच्छा, काउंट बैंड, आपने बैंड्स को काउंट करना है, कितने? 1 2 3 4। तो यूजुअली ये 4 5 6 डिफरेंट बैंड्स में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, जब ये मिसिंग होगा तो 3 बैंड्स भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन हमारी बुक में अभी फिलहाल 4 बैंड्स हैं, हमने 4 बैंड से ही इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, फर्स्ट 2 कलर बैंड रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट 2 कलर बैंड होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और ये हमने डिजिट एज इट इज लिख देने हैं कलर से कंपेयर करके। थर्ड बैंड जो होगा वो डेसिमल मल्टीप्लायर होगा, और 4 बैंड होगा वो सिल्वर या फिर गोल्ड का होगा, जो हमें टॉलरेंस के बारे में बता रहा होगा। तो इस तरह अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप किस तरह कलर कोड स्कीम पढ़ते हैं, तो आपने सारा इसको वहां मेंशन कर देना है लिखकर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं। ये वो ट्रिक है जिसको बीबी रॉय, ये इस तरह से भी आप इसको, ये आपकी बुक में थी वैसे ट्रिक, और मेरे ख्याल में वो जो ग्रेट ब्रिटेन वाइफ वाली है वो ज़्यादा याद करने में इजी है, इसको बेशक आप याद ना करें। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 17.3 आर्टिकल विच इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ रजिस्टर, और ये आज के इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपने तवज्जो से और बड़े ध्यान से सुनना है। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स में हम रजिस्टर्स की फैमिलीज को देख लेते हैं। तो रजिस्टर्स जो है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 मेन ग्रुप्स। वन इज लीनियर रजिस्टर एंड अनदर वी हैव नॉन लीनियर रजिस्टर। इन दोनों का क्या मतलब है? लीनियर रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होंगे जिनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होगी, दैट मीन ये ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। और नॉन लीनियर रजिस्टर ऐसे रजिस्टर्स को कहते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो या ओबे नहीं करते। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR। तो जो ओम्स लॉ को, जो रजिस्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उसको हम कहेंगे लीनियर रजिस्टर, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उनको हम कहेंगे नॉन लीनियर रजिस्टर। अगर हम ग्राफ की मदद से इसको समझें तो देखें, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनमें स्ट्रेट लाइन आती है। अच्छा, ये थोड़ा इधर होगी, ये इस डायग्राम को लेफ्ट साइड पर होना चाहिए था और इसको राइट साइड पर होना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके। आपको पता है ये ओमिक रेजिस्टर है, दैट मीन ये वाले, ये क्या करते हैं कि इनमें जो ग्राफ आता है, अगर हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू को प्लॉट करें और एक ग्राफ जो आएगा ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन दैट मीन ये लीनियर रिलेशन है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो लीनियर रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट में एक कह सकते हैं लीनियर रिलेशन रखते हैं। इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट लाइन। जबकि ये जो नॉन लीनियर रेजिस्टर होते हैं इनमें ये जो ग्राफ आता है ये कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आती, ये कर्व ग्राफ आता है। दैट मीन कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है।
डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें लीनियर रेजिस्टर को, तो लीनियर जो रेजिस्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, इसमें दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है फिक्स्ड रेजिस्टर और एक हमारे पास है वेरिएबल रेजिस्टर। अच्छा, फिक्स्ड रेजिस्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड होती है और ये जो परमानेंट हमारे पास सर्किट्स होते हैं उसमें एक दफ़ा हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन एक ही सर्किट के अंदर अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट चाहिए, रेजिस्टेंस कभी आपको 5 ओम चाहिए, कभी आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए 10 ओम पे चली जाए, कभी आप चाहते हैं कि नहीं दोबारा वापस 5 ओम पे आ जाए। लेट्स सपोज इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि जैसे आप फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं ना, तो वो जो हमारे पास डिमर हम इसको कहते हैं, जो इसको हम रोटेट करते हैं तो पंखा जो होता है हमारा, फैन जो होता है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो आपका रजिस्टर है वो वेरिएबल रजिस्टर है। लेकिन एक दफ़ा अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू स्पेसिफिक ही रहती है, यानी एक टाइम के अंदर अगर आपने स्लो कर दिया तो फिर वो स्लो ही रहेगी, तेज कर दिया तो तेज ही रहेगी। ये नहीं है कि आपने स्लो कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उस स्लो में भी कम ज़्यादा होती रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं करेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होती हैं, आप यूं कह सकते हैं, लेकिन ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये नॉन लीनियर रजिस्टर है, ये नॉन लीनियर नहीं है, ये लीनियर ही हैं। और इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये जो रियोस्टेट है या फिर पोटेंशियोमीटर है, ये वेरिएबल रजिस्टर की आप कह सकते हैं टाइप है। अच्छा, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे, ये असेसमेंट फ्रेमवर्क्स में भी मेंशन है। हाँ, देखें, फिक्स्ड और वेरिएबल रजिस्टर को अगर हम फर्दर देखें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड रजिस्टर में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इसमें क्या होती है, एडजस्टेबल होती है। मैंने आपको बताया कि जो आपका डिमर है वहां से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं। अच्छा, कंट्रोल कैन नॉट बी चेंज, इसको मैनुअली आप चेंज करते हैं। इन दोनों में जो टाइप है ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई तो जो है वो ये नॉन लीनियर हो जाएगा, ना, ये नॉन लीनियर नहीं है, ये लीनियर ही है। अच्छा, एग्जाम्पल इसमें कार्बन रेजिस्टर है, इसमें रियोस्टेट है, पोटेंशियोमीटर है। ये परमानेंट सर्किट्स के अंदर यूज होता है, जो एक दफा सर्किट बन गया आपने उधर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं करनी, वही उतनी की उतनी ही चाहिए। लेकिन यहां जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी हो, स्पीड या फिर वॉल्यूम में आवाज को ऊपर नीचे करना हो, तो वहां जो है ये हम वेरिएबल रेजिस्टर यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो नॉन लीनियर रेजिस्टर्स हैं, इसमें फर्दर कैटेगराइज किया है आपकी बुक ने 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टर। एक है थर्मिस्टर, एक है वेरिस्टर्स, और एक है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसको हम एलडीआर भी कहते हैं। थर्मिस्टर्स क्या है? थर्मिस्टर आप कह सकते हैं, देखें, थर्म मीन टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर के ऊपर सेंस कर रहे होते हैं। टेम्परेचर के कम या फिर ज्यादा होने से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या फिर ज्यादा हो रही है, दैट मीन वो थर्मिस्टर है। ये थर्मिस्टर बेसिकली रेजिस्टर ही है, लेकिन ये क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा करता है। अच्छा, वेरिएस्टर क्या करता है? वेरिएस्टर बेसिकली वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर है, यानी वोल्टेज की वैल्यू कम या ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी, ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरीके से लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाइट की इंटेंसिटी कम या फिर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या फिर ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसमें 2 टाइप्स हैं, थर्मिस्टर की 2 टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पीटीसी स्टैंड फॉर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एनटीसी स्टैंड फॉर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, ये फ्रेमवर्क ऑफ असेसमेंट में, असेसमेंट फ्रेमवर्क में ये मेंशन है। अच्छा, वेरिस्टर्स है, इसको ये मेंशन नहीं है, हम इसकी डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है अगेन लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ये मेंशन है, इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के ही इस लेक्चर में। यहां देख लें इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वीडीआर, एलडीआर और थर्मिस्टर। अच्छा, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसे आप वेरिस्टर भी कहते हैं, ये डिपेंड करता है वोल्टेज पर। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है जब वोल्टेज आप ज्यादा करते हैं, वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, सर्ज प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, दैट मीन के करंट अगर बहुत ज्यादा हो गया है, एकदम से करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो फिर ये क्या कर देगा,
जो है वो इसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन करेगा किसी डिवाइस को जो आगे हमने अप्लायंस लगाई है कुछ भी, तो उसको जलने से बचा लेगा। अगर करंट बहुत ज़्यादा हो गया है सर्किट में तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसके साथ क्या है, LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी रेजिस्टेंस कम होती है जब लाइट ज़्यादा होती है। जब लाइट ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ऑटोमेटिक लाइटनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। थर्मिस्टर ये दो टाइप के होते हैं, NTC और PTC। NTC रेजिस्टेंस विद हीट और PTC रेजिस्टेंस विद, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है NTC की, और PTC की रेजिस्टेंस हाई होती है हीट के साथ। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर है, टेम्परेचर सेंसिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। वापस आ जाए जी यहाँ। अब ये जो है फिक्स्ड रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर, इसको तो हमने डिटेल में स्टडी नहीं करना, लेकिन ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है इसमें हमारे पास रियोस्टेट है और पोटेंशियोमीटर है। इसको हमने डिटेल में स्टडी करना है, ये किस तरह से काम करता है और ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है ये किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ये क्यों हमने स्टडी करना है, क्योंकि ये यहाँ मेंशन है कि एनालाइज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल पोटेंशियो डिवाइडर इन अ सर्किट। पोटेंशियो डिवाइडर का भी हमने देखना है, तो साथ साथ हम रियोस्टेट को भी देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल ही हैं, तो इस वजह से मैंने इंपॉर्टेंट समझा कि हम उसकी भी स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वेरिएबल रजिस्टर को। और जैसा कि अभी आपने देखा कि वेरिएबल रजिस्टर की दो टाइप्स है, एक को हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर और एक को हम कह रहे हैं रियोस्टेट। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। देखने में ये डिवाइस ऐसे नजर आती है, और अगर हम इसके सर्किट की बात करें तो इसका सर्किट कुछ इस तरह से होता है। आप देखें कि ये करंट है, यहां से हम करंट इन कर रहे हैं, यहां आगे कॉइल ऑफ वायर है, और ये ऊपर एक वाइपर है, यहां से बी पॉइंट से करंट को आउट कर रहे हैं। तो अगर यहां से हम करंट इंटर करें और ये जो वायर है ये रेजिस्टेंस ऑफर करती है, इसकी अगर वाइपर यहां होगा, इस एंड पर होगा, तो ज्यादा वायर आ जाएगी जिसकी वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। लेकिन अगर ये वाइपर ए पॉइंट की तरफ मूव करेगा तो कम यहां वायर आएगी जिसकी वजह से जो है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर होगी। ये जो वायर है ये बनाई जाती है निकल या फिर क्रोमियम से। निकल क्रोमियम ये वायर होती है जो कि जिसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर लेंथ को कम या ज़्यादा करेंगे इस वायर की, तो जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। यानी ये बेस कर रही है L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आप वायर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, यानी वाइपर को आप इस तरफ लेकर जाएं, तो ये जो कॉइल है इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर आप इस तरफ लेकर जाएंगे तो फिर इससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है वेरिएबल रेजिस्टर का। अच्छा, अब ये कब एक्ट करेगा रियोस्टेट और कब ये एक्ट करेगा पोटेंशियल डिवाइडर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, रियोस्टेट जब ये एक्ट करेगा उस टाइम ये करंट को कंट्रोल कर रहा होगा। ये जो डिवाइस है जब ये रियोस्टेट एक्ट करेगी तब ये करंट को कंट्रोल करेगी, लेकिन जब ये पोटेंशियल डिवाइडर एक्ट करेगी उस टाइम ये वोल्टेज को कंट्रोल करेगी। जी हाँ, इसकी मदद से हम करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं और वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप देखें करंट, जो वोल्टेज है उसको तो अभी हम आगे जाकर देखने वाले हैं डिटेल में। अभी फिलहाल आप करंट देखें कि रियोस्टेट किस तरह करंट को कंट्रोल करता है। तो रियोस्टेट ये डिवाइस जब होगी तब ये करंट को कंट्रोल करेगी, और जब ये करंट को कंट्रोल कर रही होगी तब इसके दो ही टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल से हम करंट को इन करेंगे और दूसरे टर्मिनल से करंट को आउट करेंगे। ये दो ही टर्मिनल यूज होंगे और ये हम सीरीज में इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये बेसिकली अब रियोस्टेट के तौर पर एक्ट कर रहा है क्योंकि इसके दो ही टर्मिनल एक्टिव हैं। जब दो टर्मिनल एक्टिव हों तो उस टाइम ये रियोस्टेट एक्ट करता है। इसको हम सीरीज में इंस्टॉल करते हैं और ये फिर करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करने से। अभी हम पोटेंशियल डिवाइडर का अगली स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल आपने यहां रियोस्टेट के बारे में समझ लिया। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है वेरिएबल रेजिस्टर की। टाइप्स की बात करें तो पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, और रियोस्टेट। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, यूज टू कंट्रोल वोल्टेज। ये अगेन बार बार बताया जा रहा है, ये अपने माइंड में रखना है कि जब वोल्टेज कंट्रोल हो रही होगी तब हम इस डिवाइस का नाम रखेंगे पोटेंशियल डिवाइडर। और ये कहाँ यूज होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी है वॉल्यूम कंट्रोल इन रेडियोस। रेडियोस के अंदर जो हम आवाज को ऊपर नीचे करते हैं वो इसी
पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से करते हैं। और लेबोरेटरी सर्किट के अंदर अगर आप करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ रियोस्टेट यूज़ करते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन देखें तो ये भी हमने देख लिया कि रेजिस्टिव ट्रैक होता है जो कि निकल या फिर क्रोमियम वायर से बना होता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है वाइपर जो कि मूव करता है इसके ऊपर। इसके 2 और 3 टर्मिनल होते हैं। अभी आपने देखा कि इसके बेसिकली 3 टर्मिनल होते हैं इस डिवाइस के, लेकिन जब ये रियोस्टेट एक्ट करती है तब हम 2 ही टर्मिनल इसके यूज करते हैं। लेकिन जब ये पोटेंशियो डिवाइडर एक्ट करती है ये डिवाइस, तब हम इसके 3 टर्मिनल यूज करते हैं। अच्छा, इसके साथ इसकी वर्किंग क्या है कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रेजिस्टिव पाथ चेंजेस विच चेंज द रेजिस्टेंस। जो इफेक्टिव लेंथ है या रेजिस्टिव पाथ जो है उसकी वैल्यू को हम जोकी भी उसको कहते हैं, ऊपर जो वाइपर है उसको आगे पीछे मूव करने से, स्लाइड करने से हम जब इफेक्टिव लेंथ या फिर रेजिस्टिव पाथ की वैल्यू को चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसको एक दफ़ा दोबारा देखें क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, पोटेंशियल डिवाइडर को डिटेल में स्टडी करते हैं और फिर आप इन दोनों में फ़र्क अच्छे से जान पाएंगे। यहाँ देखें जी, यहाँ हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है और यहाँ हम पर्टिकुलरली स्टडी करने वाले हैं पोटेंशियल डिवाइडर की, और ये आपके असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंदर मेंशन भी है। अच्छा, ये देखें, ये अभी हमने देखा कि जब हम 2 टर्मिनल यूज़ करेंगे, ए से करंट इंटर करेंगे और वो यहाँ से इस वाइपर से होता हुआ यहाँ से आउट हो गया, दैट मीन ये रियोस्टेट है। लेकिन इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखें, ये ए की सीरीज में ये हमारे पास आगे लोड लगा है और ये हमारे पास एक आ गया आपका जो है वो रियोस्टेट आ गया है। और यहाँ हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस जॉकी की मदद से या इस वाइपर को जब हम ऊपर नीचे मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोड के अक्रॉस जो है वो करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। ये इसका सिंपल सा सर्किट है, इसको हम रियोस्टेट कह रहे हैं। लेकिन अभी हमने स्टडी करना है पोटेंशियोमीटर को। इसके लिए आप इस सर्किट डायग्राम को देखें। ये देखें, ये जो सर्किट डायग्राम है बेसिकली हमारे पास, इसमें आप देखें कि ये हमारे पास एक बैटरी है। पहले इसको देखें फिर हम इसको देखेंगे। ये एक बैटरी है और इस बैटरी के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस इंस्टॉल की। एक ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस ए और रेजिस्टेंस बी। अच्छा, ये जो ए रेजिस्टेंस है और जो बी रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टर भी आप कह सकते हैं, ये जो है ये सीरीज में इंस्टॉल है। इसका मतलब ये है कि यहां जो करंट होगा वही करंट यहां होगा। अब एक और इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, जब ये वोल्टेज यहां जाएगी, वोल्टेज मीन एनर्जी, अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट का जो पोटेंशियल जब यहां जाएगा तो कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप होगा और कुछ पोटेंशियल इस बी के क्रॉस ड्रॉप होगा। ये बातें आपने तवज्जो से सुननी है क्योंकि यही इसका मेन पॉइंट है। और मैं इसके ऊपर मेरा काफ़ी टाइम लगा है कि मैं किस तरह आपको डिलीवर करूं ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। तो आपने इस बात को अच्छे से इत्मीनान से, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो जब आपके पास टाइम हो तब आप देखें इस वीडियो लेक्चर को और इसको समझने की कोशिश करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हायर स्टडीज़ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के पास मेन कॉन्सेप्ट नहीं होता और फिर वो जो है मिस कर जाते हैं चीज़ों को और मिक्स कर जाते हैं चीज़ों को। अच्छा, ये देखें, दोबारा समझें। क्या अभी हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहां हमारे पास एक बैटरी है और ये बैटरी क्या करती है, बेसिकली पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर रही है। और कितना पोटेंशियल, लेट्स सपोज 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रही है। अब ये पोटेंशियल जाएगा यहां से, कुछ यहां ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये पोटेंशियल यहां। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी ये 10 वोल्ट का है ना, तो हो सकता है 4 वोल्ट यहां ड्रॉप हो रहा हो, 6 वोल्ट यहां ड्रॉप हो रहा हो, या हो सकता है 5 वोल्ट यहां ड्रॉप हो, 5 वोल्ट यहां ड्रॉप हो। लेकिन दोनों को अगर हम सम कर लें तो वो उतना ही होगा जितना बैटरी पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, इस पोटेंशियल के अक्रॉस अगर हम 2 पॉइंट और ले लें और यहां देखें कि यहां पोटेंशियल कितना होगा, तो यहां पोटेंशियल उतना ही होगा जितना यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। यानी क्योंकि यहां 10 वोल्ट हमें नहीं मिलेगा, अब यहां जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने वाली है, क्योंकि यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है 5 वोल्ट और पीछे 5 हो गया है, पीछे 5 रह गया है, टोटल 10 था, तो यहां जो हमें पोटेंशियल मिलने वाला है वो 5 वोल्ट ही मिलने वाला है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इधर अब आ जाएं
कि यहाँ हम इसकी रेजिस्टेंस को जब कम ज़्यादा करते हैं तो कुछ पोटेंशियल ऊपर ड्रॉप हुआ होता है, बाकी पोटेंशियल हमें इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, लोड को हम यूं कह लें कि इस रेजिस्टेंस के पैरेलल इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो जितना इस बाकी जो रेजिस्टेंस रह जाती है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वही लोड के अक्रॉस हमें पोटेंशियल मिल रहा होता है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल हमारा यहां ड्रॉप हो जाता है ये ऊपर। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। अभी हम मजीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, हम ये कह रहे हैं कि जो हमें यहां वोल्टेज मिल रही है आउटपुट में वो वोल्टेज नहीं मिल रही। जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है वो बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ दिस इनपुट वोल्टेज है। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। फ्रैक्शन का क्या मतलब है, यानी इनपुट वोल्टेज अगर 10 है तो आउटपुट वोल्टेज हमें 5 मिल रही है, यानी हमने पोटेंशियल को ड्रॉप कर लिया है। अब देखें ना कि कहीं हो सकता है कि हमें आउटपुट में पोटेंशियल कम मिले। हम चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं कि आउटपुट में जो पोटेंशियल आ रही है वो 10 वोल्ट ना मिले, क्योंकि 10 वोल्ट से हो सकता है जो चीज़ हमने लगाई है वो डैमेज हो जाए। हमें 5 वोल्ट चाहिए या कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर का यूज़ कर लेंगे। वो पोटेंशियल को कम करके हमें दे देगा, कम पोटेंशियल हमें दे देगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये एक हमारे पास मूवेबल आप कह लें वाइपर था या जॉकी कह लें। इसको मूव करवाने से इस ऊपर वाले की कुछ पोटेंशियल यहां कंज्यूम हो गया और कुछ पोटेंशियल यहां, जो यहां पोटेंशियल कंज्यूम होगा वो हमें यहां आउटपुट में मिल जाएगा। इस डिवाइस को हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर। ये डेफिनेशन देखें, अ सर्किट दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज दैट इज फ्रैक्शन ऑफ द इनपुट वोल्टेज, यानी जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इनपुट वोल्टेज की कुछ फ्रैक्शन होगी। दैट मीन उसका 1/2 होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होगी, इनपुट वोल्टेज को की फ्रैक्शंस होगी। अब देखें, ये आपकी बुक में डायग्राम बनी है। मैंने बिल्कुल आपकी बुक से इसको कॉपी पेस्ट आप कह लें किया है। इसकी रीजन ये है कि आप फिर बाद में बुक से पढ़ें तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम इसी को समझेंगे, आपकी बुक वाला एग्जैक्ट। तो देखें, ये हम बेसिकली ये दो जो रेजिस्टेंस थी ना, हमने इसको कंबाइन कर लिया। ये दो को आप इकट्ठा कह लें, कंबाइन कर लिया। यहां एक रेजिस्टेंस आप कह लें ए से सी तक है और दूसरी रेजिस्टेंस बी से सी तक है। जो आउटपुट हमें मिलेगी वो बी से सी जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ये देखें, यहां इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो यहां हमें मिलेगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल के अक्रॉस। तो यहां जो वोल्टेज मिलेगा इसको हम V2 कह रहे हैं, और जो ऊपर बाकी वोल्टेज रह जाएगा उसको हम V1 कह रहे हैं, जो कि इस रेजिस्टेंस AC के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा। तो हमने इसके नाम रख लिए। AC के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको R1 कह दिया, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा। और BC के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगी इसको हमने R2 कह दिया, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हमने V2 कह दिया, और टोटल रेजिस्टेंस को R हमने कह दिया। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। अब थोड़ी आपकी इसका कह लें कि बेस बन चुकी है, अब हम मूव कर रहे हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। तो आप लोगों ने साथ साथ रहना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं, और डेरिवेशन में आपने एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है जैसे यहां आप देख रहे हैं, यानी यहां से स्टार्ट करनी है। When a fixed voltage V is applied across the end of the wire wound variable resistor, देखें कि ये जो हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है, इस वोल्टेज को हमने V कहना है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ मैं V लिखना भूल गया हूँ। यहाँ आप लोगों ने अपने पास जब आप बना रहे होंगे ये सर्किट डायग्राम, तो यहाँ आपने V मेंशन करना है। इसके अक्रॉस, इस सेल और बैटरी के अक्रॉस आपने क्या करना है, V लाजमी तौर पर मेंशन करना है। और ये जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, वो R है। यहाँ लिखा है R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB। A से B तक एक वायर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, R है। देन बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द करंट I क्या होगा, I इज इक्वल टू V ओवर R होगा। यानी जितनी वोल्टेज है और जितनी रेजिस्टेंस है, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको करंट पता चल जाएगा कि वहां करंट कितना जा रहा है। अब देखिए, सिंस स्लाइडर कॉन्टेक्ट C कैन स्लाइड ओवर द रेजिस्टेंस R, ये जो स्लाइडर है C, इसको आपने स्लाइडर कहना है। ये जो एरो के साथ बना है ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इफ R2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन ऑफ द वायर B एंड C,
R2 जो रेजिस्टेंस है ये B और C के अक्रॉस है। ये भी आप लोगों ने देखा भी था जब हमने इसको स्प्लिट कर दिया था, टोटल रेजिस्टेंस को टू रेजिस्टेंस बना ली थी, ऊपर वाली रेजिस्टेंस को R1, नीचे वाली को R2। तो आपने देखा था कि BC के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, R2 थी, और BC के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, V2 वोल्टेज होगा। अब देखें तो इस तरह BC के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो V2 होगा, और AC के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो V1 होगा। तो V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I ओवर R2। सिमिलरली V1 क्या होगा, I ओवर R1। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहां I2 क्यों नहीं लिखा और यहां I1 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये जो AC है और BC जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है। सीरीज में होने की वजह से इनमें करंट सेम गुजरेगा। तो यहां भी I है और यहां भी I है। I1 और I2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि I1 और I2 इक्वल हैं। अब देखें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, यानी सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करें, ये ऊपर सारी इक्वेशन लिख दी, ये नीचे सारी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करें तो आप अलग अलग ही ऐसे डिवाइड करेंगे, V2 ओवर V1 और यहाँ R2 ओवर R1 हो जाएगा, I से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वेशन हमें बड़ी जबरदस्त एक इंफॉर्मेशन दे रही है। ये इंफॉर्मेशन ये दे रही है कि अगर आप रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, ये टोटल रेजिस्टेंस थी ना, इसको आपने दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, तो फिर क्या होगा, वोल्टेज भी डिवाइड हो जाएगी, वोल्टेज भी कम हो जाएगी। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है, और ये मैं कहता हूं कि इस सारी डेरिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। ये इससे अभी हमने आगे लेके चलना नहीं है, लेकिन ये बेसिकली वो क्लू है, ये वो पॉइंट है, और यही आपकी फ्रेमवर्क असेसमेंट में भी मेंशन है, असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंदर, कि अगर हम वोल्टेज को, सॉरी, रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, ये रेजिस्टेंस टोटल 10 ओम है, इसको हम स्लाइडर की मदद से कम ज्यादा करेंगे तो वोल्टेज भी कम ज्यादा हो जाएगी, अगर करंट की वैल्यू जो है वो सेम है। यानी आप इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि करंट सेम गुजरना चाहिए, तब ऐसा होगा। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ये आपने इक्वेशन 2 माइंड में रखनी है क्योंकि ये हमें आउटपुट मिल रही है यहां, तो हम इक्वेशन 2 को लेकर चलेंगे आगे। देखिए जी, यहां हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, हमने लिख लिया V2 इज इक्वल टू IR2, और यहां देखें अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, जो शुरू में थी स्टार्ट में ओम्स लॉ की, वो क्या कह रही थी कि I इज इक्वल टू V ओवर R। करंट तो सेम है ना, तो ये वोल्टेज है, बैटरी की वोल्टेज है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस है। तो यहां मैं I को रिप्लेस कर रहा हूं विद द V ओवर R इस इक्वेशन 2 के अंदर। ये इक्वेशन 2 क्या है, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। तो I की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, V ओवर R। तो V ओवर R आ गया, ये V2 वैसे ही, और I की जगह V ओवर R आ गया। अच्छा, ये R अगेन, R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, R1 और R2 को ऐड करने से आई है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में यही करने वाले हैं कि R को रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस R2। अच्छा, एक और चीज, अगर हम ये माने कि ये जो हमने स्लाइडर को इस तरह से किया है कि जितनी रेजिस्टेंस नीचे है इतनी ही ऊपर है, रेजिस्टेंस सेम है, अगर ये कंडीशन है कि अगर R2 और R1 इक्वल है, जितनी ऊपर रेजिस्टेंस है इतनी ही नीचे रेजिस्टेंस है, तो फिर क्या होगा, फिर हम R1 और R1 की जगह R2 ही लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिख देंगे, R2 और R2 ऐड होकर 2R2 हो जाएगा, और R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, V ओवर 2 हो जाएगा। तो यहां देखें 1 ओवर V2 हो जाएगा। तो देखें यहां देखें कि ये हमारे पास ये V था, इसको आपने V1 नहीं लिखना, ये मिस्टेकनली मुझसे लिखा गया है, ये V आ रहा है। V क्या है, टोटल वोल्टेज है, और टोटल वोल्टेज क्या है, जो आप इन कर रहे हैं। अच्छा, V2 क्या है, V2 आउटपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो कितनी होगी, 1 ओवर 2, ये V1 नहीं था, V इन, जो इन वोल्टेज आपने यहां से जो वोल्टेज की है उसकी हाफ मिलेगी। अब आपको V2 वोल्टेज क्या होगी, हाफ ऑफ V1 होगी। तो यही वो बेसिकली हमने डेरिवेशन करनी थी, कि यही हमने देखना था, यही इसकी डेफिनेशन है बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर की, कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें आउटपुट जो वोल्टेज देता है वो फ्रैक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज होती है, इनपुट वोल्टेज की वो फ्रैक्शन होती है। अच्छा, ये एक और चीज है, अगर आप V1 के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे ना, वो भी हाफ रह जाएगी बाकी, और V2 के अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो भी हाफ रह गई है। तो आपने इसी तरह से इसको ड्राइव करना है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी किसी चीज़ में समझ नहीं आई तो लाजमी तौर पर क्वेश्चन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके समझने से शायद आपकी मजीद भी क्लैरिटी हो जाएगी कि वोल्टेज, करंट या फिर रेजिस्टेंस किस तरह का बिहेवियर शो करती है किसी भी सर्किट के अंदर। This mean that the input voltage is split into two halves at the output. आउटपुट के ऊपर वो स्प्लिट हो गई है।
डियर स्टूडेंट्स, नाउ बैक टू आवर फैमिली ऑफ रजिस्टर। और ये अभी हमने इसको स्टडी किया, रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर को। अब वापस आ जाए नॉन लीनियर रजिस्टर के ऊपर। और नॉन लीनियर में क्या है हमारे पास? थर्मिस्टर है, वेरिस्टर्स हैं और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। अगेन थर्मिस्टर जो है ये आपका एडेड है, और ये जो चीज़ है ये भी एडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, तो इसको हम देख नहीं रहे। जस्ट हमने इतना देखा था इसकी डेफिनेशन वगैरह। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको बुक के ऊपर से, कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, कि वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू अप एंड डाउन होगी। लेकिन अब हम इसको देख रहे हैं थर्मिस्टर को। थर्मिस्टर देखें, नाम के ऊपर गौर करें, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर को हम थर्मिस्टर कह रहे हैं। और ये दो तरह से हैं, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अभी हम देखने जा रहे हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर। ये देखें, ये आपका मेंशन है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इस वजह से हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम नॉन लीनियर रेजिस्टर्स में नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर को देखने जा रहे हैं। और ये वैसे इनकी अगर शेप आप देखें तो इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इस तरह के ये नजर आ रहा होता है, इनके ऊपर एनटीसी भी मेंशन है और नीचे इनकी वैल्यूज हैं। इसके साथ एनटीसी स्टैंड फॉर सबसे पहले नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इट्स a type of thermistor temperature dependent resistor whose resistance decreases as temperature increases। यानी जब आप टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। दैट मीन ज्यादा करंट मूव करेगा इसके अंदर से। व्हेन थर्मिस्टर गेट हॉटर, जब ये गर्म होगा इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब है करंट इंक्रीज हो जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो थर्मिस्टर इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये सेमीकंडक्टर्स मटेरियल से मिलकर बना होता है। आपको पता है कि एक कंडक्टर होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, एक होते हैं इंसुलेटर जो पास नहीं करवाते। इनके बिटवीन एक मटेरियल लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। और ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंशाल्लाह आगे चैप्टर आ रहा है इनका और उस पर हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यूं समझें कि ये इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बिटवीन लाई करती हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो ऐसे मटेरियल होते हैं। सच एज मेटल ऑक्साइड, ये इसके बने होते हैं मेटल्स ऑक्साइड्स के, जिसमें मैग्नीज है, कोबाल्ट है या फिर निकल ऑक्साइड्स हैं। ये इनके कंस्ट्रक्शन। अब अगर हम इनके फंक्शन या फिर एप्लीकेशन की तरफ देखें तो ये लाजमी तौर पर आप लोगों ने करना है। इसमें जो फंक्शन इसका है पहला, वो है इन रश करंट लिमिटर। ये करंट को लिमिट करता है। कब करंट को लिमिट करता है? जब ये जो होम अप्लाइंसेस हैं, जो बड़ी बड़ी अप्लाइंसेस हैं जिसमें आपकी मोटर हो गई, अवन हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, जब ये ऑन होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा करंट खींचते हैं। या एसी वगैरह हो गया, ये बहुत ज़्यादा करंट खींचते हैं और इतने ज़्यादा करंट गुजरने से हो सकता है कि ये डैमेज भी हो जाए। तो इसके लिए हम एक ये रजिस्टर इंस्टॉल करते हैं और जो क्या करते हैं कि इस करंट को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर फर्स्ट पावर्ड ऑन दे कैन ड्रॉ लार्ज सर्ज करंट। ये लार्ज सर्ज करंट को ड्रॉ करती हैं, खींचती हैं। फिर क्या होगा? एनटीसी थर्मिस्टर इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द सर्किट। इसको हमने सीरीज में इंस्टॉल किया होता है और जब ये शुरू में कोल्ड होता है तो इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, तो ये जो सर्ज करंट होता है इसको लिमिट कर देता है, यानी जो करंट में इजाफा होता है उसको ये रोक देता है। मेन काम इसका क्या है कि करंट के इजाफे को रोकना, कि बहुत ज्यादा करंट इसके अंदर से पास ना हो, क्योंकि अगली जो डिवाइस है अगर उससे ज्यादा करंट पास हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगी, फिर वो जलने का खदशा है। नेक्स्ट देखें कि एट इट वार्म अप ड्यू टू द करंट फ्लो, जब ये वार्म अप होता है तो इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाती है, तो फिर ये नॉर्मल करंट को अलाउ करता है। शुरू में ये करंट को अलाउ नहीं कर रहा होता क्योंकि ये ठंडा होता है और शुरू में हमें करंट चाहिए भी नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें करंट चाहिए होता है, तो ये करंट को नॉर्मलाइज कर देता है। इसके साथ हम यूज करते हैं पावर सप्लाईज, मोटर, ट्रांसफार्मर्स के अंदर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन रश करंट, यानी ये जो सर्ज करंट होता है, करंट में जो इजाफा होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आप इसको एज इट इज यहां से कॉपी करें और अपने पास लिखें और इसको ऐसे ही याद करें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन या फिर फंक्शन जो है थर्मिस्टर का, वो ये है ओवर हीटिंग अलार्म। कि अगर कहीं फायर लग गई है या बहुत ज़्यादा हीट हो गई है तो वहाँ भी हम अलार्म के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं किसी सर्किट के अंदर। और थर्मिस्टर इस तरह से हम इसको अटैच करते हैं डिवाइसेस के साथ जिस डिवाइस या फिर सर्किट को मॉनिटर करना हो।
व्हेन टेम्परेचर राइजेस बियॉन्ड द सेफ लेवल, जब टेम्परेचर एक सेफ लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, थर्मिस्टर क्या करेगा, इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगी सिग्निफिकेंटली, सडन इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगी। दैट मीन ज़्यादा करंट जाएगा, तो ज़्यादा करंट जाने से फिर अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। दिस चेंज द रेजिस्टेंस ट्रिगर एज अ कंट्रोल सर्किट और अलार्म। तो यूज इन फायर अलार्म एंड थर्मोस्टेट के अंदर हम यूज करते हैं टू वार्न और शट डाउन बिफोर ओवर हीटिंग। डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड इसका यूज है थर्मिस्टर का वो है टेम्परेचर मेजरमेंट्स। टेम्परेचर को मेजर करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इफेक्ट होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, तो हमने इसको आपस में इंटरकनेक्ट किया होता है, और जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि किसी डिवाइस का टेम्परेचर कितना है। जिस तरह डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं वो इसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, और टेम्परेचर कम या ज़्यादा से रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रही होती है, तो उस रेजिस्टेंस को हम आगे फर्दर वोल्टेज या फिर करंट से लिंक करके हम मेजर कर लेते हैं। एयर कंडीशनर के अंदर, इंक्यूबेटर के अंदर या ऑटोमोटिव सेंसर्स के अंदर हम इसको सेंसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जिस तरह लिखा है आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है। बिकॉज रेजिस्टेंस चेंजेस प्रिडिक्टेबली विद द टेम्परेचर, एंटीसी थर्मिस्टर कैन मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली। दे आर कनेक्टेड इन वोल्टेज डिवाइडर, ये वोल्टेज डिवाइडर या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट होते हैं टू कन्वर्ट रेजिस्टेंस चेंज इनटू वोल्टेज चेंज, यानी वो रेजिस्टेंस चेंज को वोल्टेज चेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, और दैट वोल्टेज इज देन रीड बाय द माइक्रो कंट्रोलर। और ये जो वोल्टेज चेंज होती है वो माइक्रो कंट्रोलर रीड कर लेता है, एनालॉग मीटर रीड कर लेता है और उसको डिस्प्ले कर लेता है, टेम्परेचर को डिस्प्ले कर देता है कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है जी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसको हम एलडीआर भी कहते हैं। एलडीआर क्या करता है? एलडीआर बेसिकली जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट को सेंस करते हुए इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या फिर ज़्यादा होती है। लाइट इसमें देखें कि यानी यूं कह लें कि जब लाइट पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा लाइट होगी रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि ज़्यादा करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा, और अगर लाइट कम होगी तो फिर क्या होगा कि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब है कि कम करंट इसके अंदर से फ्लो होगा, जिसकी वजह से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी रेजिस्टर हैं वो करंट को ही तो कंट्रोल करते हैं, और इसकी मदद से हम फिर इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। यहाँ लिखा भी है कि इट इज द टाइप ऑफ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस चेंजेस विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये सेमी कंडक्टिंग मटीरियल से बना होता है, जिसमें कैडमियम सल्फेट है, इससे मिलकर बना होता है। और ये बेसिकली ऐसे हैं कि जब इनके ऊपर फोटॉन पड़ते हैं तो ये फोटॉन पड़ने से इनके जो चार्ज कैरियर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। कैडमियम सल्फेट के अंदर जो चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट पड़ेगी तो ये फ़ौरन से रिलीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा हमें चार्ज कैरियर मिल जाते हैं और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो कि इसकी कंस्ट्रक्शन में ऐसे ही है कि LDR कंसिस्ट ऑफ जिगजैग ट्रैक ऑफ कैडमियम सल्फेट्स। कैडमियम सल्फेट का हम जिगजैग वो बनाए एक ट्रैक बना लेते हैं, डिपॉजिटेड ऑन द इंसुलेटिंग सिरामिक बेस। एक सिरामिक बेस होती है, उसके ऊपर हम इसका एक लेयर बनी होती है कैडमियम सल्फेट की, और टू मेटेलिक कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि अटैच होते हैं सर्किट के साथ। जब सरफेस के ऊपर ये जो इसका कैडमियम सल्फेट है इसको ऊपर से हम प्लास्टिक या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या फिर गिलास से कवर होता है ताकि लाइट उसके ऊपर फॉल हो। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब लाइट बेसिकली क्या है, फोटॉन, ये LDR के ऊपर पड़ते हैं तो दे गिव एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इन कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड जो है, कैडमियम सल्फाइड के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एज द नंबर ऑफ फ्री कैरियर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द लाइट इंटेंसिटी, यानी जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी, और जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टर। आज हमने डिटेल से रेजिस्टर को देखा, इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं भी आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको एड्रेस करने के बाद हम आगे चलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।